इस वीडियो में हम बात करेंगे रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब पे। हमारी रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब हमें कुछ इस तरीके की दिखाई देती है। इसके अंदर पे बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। पिछली वीडियो में हमने जब बात करी थी स्टेशनरी एक्स-रे ट्यूब में, तो उसके अंदर पे सिर्फ हमारा एक कॉपर का ब्लॉक कुछ बड़ा सा इस तरीके से लगा हुआ था। उसके अंदर पे हमारा टंगस्टन का टारगेट जो था वो एम्बेडेड हो रखा था। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब की। इसके अंदर पे कई सारे मल्टीपल्स जो है कंपोनेंट्स लगे होते हैं। लाइक स्टार्टर यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, फिर उसके बाद में रोटर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, फिर उसके बाद में बेरिंग यहाँ पे लगे होते हैं, एनोड सपोर्ट यहाँ पे है, उसके बाद में टारगेट यहाँ पे है और एनोड स्टेम यहाँ पे है। तो हमने आज इसी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करना है कि कौन सी चीज़ का क्या काम होता है और किस चीज़ की ये बनी हुई होती है और इससे क्या हमें बेनिफिट होता है। सबसे पहली चीज़, रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब का फ़ायदा हमें ये होता है कि हमारे पास में ये हमारी ट्यूब की क्या करती है, ट्यूब की लाइफ को इंक्रीज़ कर देती है। क्या करती है? ट्यूब की लाइफ को बढ़ा देती है। क्योंकि इसके अंदर पे क्या होता है कि हमारे पास में जो टारगेट वाला पार्ट होता है वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। यहाँ पे होल टारगेट वर्क करता है और वहाँ पे सिर्फ ये हो रहा था कि हमारे पास में हमारा स्टेशनरी एक था, मतलब कि स्टेबल एक टारगेट था और उसी पे कंटिन्यूस आके हमारी रेडिएशन उस पर बार बार लग रही थी, ठीक है ना। सॉरी, हमारे इलेक्ट्रॉन्स उस पर आके लग रहे थे, तो उससे हमारे यहाँ पे क्या होते थे कि एक ही जगह पे ज़्यादा देर इंट्रैक्शन करने की वजह से हमारा टारगेट जल्दी ख़राब होने के चांसेस थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे वो ये घूमता रहेगा और घूमने के बाद में इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो इसका इंट्रैक्शन अलग अलग जगहों पे होगा, जिसकी वजह से हमें बड़ा सरफेस एरिया मिल जाएगा और हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ख़राब नहीं होगा। तो हम यहीं पे बात करते हैं कि हमारे पास में जो ये कंपोनेंट्स इसके अंदर पे लगे हुए हैं रोटेटिंग एक्स-रे ट्यूब के अंदर पे, इनके क्या फंक्शन है और किस तरीके से ये काम करते हैं। तो आइए हम इन पे सबसे पहले बात करते हैं हमारे स्टार्टर पे, फिर उसके बाद रोटर पे, फिर टारगेट पे, बेरिंग पे और एनोड स्टीम पे। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ हमारे पास में क्या फंक्शन करती है और क्या काम करती है। तो आइए बात करते हैं स्टार्टर पे। स्टार्टर क्या होता है? हमारे पास में ये एक कॉपर वायर्स होती हैं जो कि हमारे पास में लगी होती है ये ग्लास इन्वेलप के बाहर, मतलब आउटसाइड ऑफ द एक्स-रे ट्यूब। मतलब कि जो हमारे पास में ग्लास इन्वेलप है, पूरा का पूरे ग्लास इन्वेलप के अंदर पे कुछ इस तरीके से ग्लास इन्वेलप हमारा होता है, जिसके अंदर पे हमारा कैथोड एनोड एम्बेडेड होता है और उसके बाहर पे यहाँ पे इस जगह पे हमारे पास में लगा होता है स्टार्टर। और ये स्टार्टर जो बना होता है कॉपर वायर का बना होता है। किसका बना होता है? ये जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसके अंदर पे हमारे पास में होती है कॉपर वायर। और ये कॉपर वायर को हम यहाँ पे इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि इसके अंदर पे हमें क्या इंड्यूस करना होता है, हाई वोल्टेज हम इसके अंदर पे सप्लाई करते हैं। जब हाई वोल्टेज हम इसके अंदर पे सप्लाई करते हैं तो ये हमें देता है यहाँ पे हाई मैग्नेटिक फील्ड। क्या देता है? मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो जब ये हाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करता है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, तो जो हमारे पास में क्या होगा कि जब हम यहाँ पे इसके अंदर पे इस जगह पे हम एक मैग्नेटिक फील्ड, हाई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा देंगे, तो इसके अंदर पे, ट्यूब के अंदर पे भी अगर कोई मेटल हमारे पास में होगा तो उसके अंदर पे भी हमारे पास में क्या होगा, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हम उस म्यूचुअल इंडक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं कि हमारा जो स्टार्टर होता है, इस स्टार्टर में हम हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं, है ना। हाई वोल्टेज जब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो उससे हमारे पास में वहाँ क्या होगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस होगा। और ये जो स्टार्टर हमारा होता है ये कॉपर वायर का बना होता है और ये हमारा लगा होता है ग्लास इन्वेलप के बाहर, ठीक है ना। ये ग्लास इन्वेलप के जस्ट बाहर पे लगा होता है और एनोड साइड पे ही सिर्फ होता है, ये पूरी ग्लास इन्वेलप पे नहीं लगा होता है, ये सिर्फ होता है एनोड की तरफ और उसके ऊपर पे ग्लास इन्वेलप के बाहर। जिस तरीके से आपने यहाँ पे ये देखा, कुछ इस तरीके से ये ग्लास इन्वेलप के बाहर कवरिंग करके रखता है हमारा एनोड वाले पार्ट को और इसके अंदर पे हम हाई मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे होता है म्यूचुअल इंडक्शन का लॉ हम यहाँ अप्लाई करके, और इसके अकॉर्डिंग हमारे पास में क्या होता है कि हमारा जो अंदर पे रोटर है वो रोटर अंदर पे वर्क करने लग जाता है, घूमने लग जाता है। तो हमारा स्टार्टर यही होता है और स्टार्टर में हमारा यही फंक्शन इसका होता है और ये बना होता है हमारा कॉपर वायर। नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास में होता है रोटर। रोटर जो हमारे पास में लगा होता है वो
इनसाइड द ट्यूब होता है। कहाँ पे होता है? इनसाइड द एक्सरे ट्यूब। और ये जो हमारे पास में लगा होता है ये ग्लास इन्वेलप के अंदर लगा होता है। अगर हम बात करें रोटर क्या है, रोटर हमारे पास में बना होता है बार्स ऑफ सॉलिड कॉपर। मतलब ये हमारे पास में कॉपर्स की कुछ बार्स होती हैं और सॉलिड कॉपर की होती है। किसकी होती है? सॉलिड कॉपर की होती है, ठीक है ना। ये सॉलिड कॉपर की बार्स कुछ यहाँ पे इस तरीके से लगी होती है और ये होती है हमारी ग्लास इन्वेलप के अंदर पे। और ये एज अ मोटर वर्क करती है। क्या करती है? एज अ मोटर वर्क करती है। जब हमारे पास में स्टार्टर जब अपना काम कर देता है, स्टार्टर यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देता है, तो हमारी ट्यूब के अंदर पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है। क्या हो जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने से हमारे पास में क्या होता है कि हमारे पास में जो ये रोटर लगा हुआ है ये राउंड सर्कल में क्या करने लग जाता है? रोटेट होने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? रोटेट। जैसे हमारी मोटर्स होती है, इसको हम मोटर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोटर भी हम इसको कह सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमारी मोटर यहाँ पे फंक्शन करती है उसी तरीके से इस तरीके से हमारे रोटर यहाँ पे वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं, ये घूमना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। और ये डायरेक्टली जो हमारे पास में रोटर होता है ये कनेक्टेड होता है हमारे पास में कुछ इस तरीके से। एक यहाँ पे सपोर्ट लगी होती है जिसको हम कहते हैं एनोड सपोर्ट। क्या कहते हैं? एनोड सपोर्ट। और इससे ये बंधा होता है। क्या होता है? इससे ये बंधा होता है। और इनके बीच में जो गैप जो ये इन दोनों को कनेक्ट करके रखता है, इनके बीच में लगे होते हैं कुछ बेरिंग्स। तो अभी हम बेरिंग पे भी बात करने वाले हैं, ठीक है ना, कि भाई बेरिंग किस तरीके से काम करते हैं, क्या करते हैं। तो रोटर के अंदर पे हमारे पास में जो रोटर होता है, रोटर हमारे पास में सॉलिड कॉपर बार्स, जो सॉलिड कॉपर की कुछ बार्स हमारे पास में यहाँ पे लगी होती है जो कि हमारा वर्क करती है एज अ मोटर। और इसका काम होता है सिर्फ हमारे पास में जो बाहर से हमने मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करा, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जो ट्यूब के अंदर पे आया उससे इसको घूमना, ये हमारा क्या करता है? घूमता है। सर्कल मोशन में ये घूमना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। उसके बाद में ये जो कनेक्टेड होता है, ये कनेक्टेड होता है हमारे एनोड के सपोर्ट्स की वजह सपोर्ट से। और जो इन दोनों के बीच में जो इन दोनों को कनेक्ट करके रखते हैं वो कुछ बेरिंग्स इसमें लगे होते हैं। तो अभी बेरिंग का क्या फंक्शन है हम इस पर भी बात करेंगे, ठीक है ना। तो रोटर में हमारा इतना ही, और रोटर हमारा एज अ मोटर की तरह फंक्शन करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट अगर हम बात करते हैं तो बेरिंग होता है। क्या होता है? बेरिंग। अगर बेरिंग की हम बात करें तो बेरिंग कुछ इस तरीके से बना होता है। आप सबको पता है बेरिंग का फंक्शन, कि इसका एक पार्ट तो स्टेबल होता है और एक मूव करता है ना। और इसके बीच में कुछ बॉल्स लगी होती है। तो कुछ इसी तरीके का बेरिंग भी हमारे यहाँ पे यूज़ किया जाता है, जो कि एक साइड इसका कनेक्टेड होता है हमारे पास में एनोड सपोर्ट से, और एक पार्ट इसका कनेक्टेड होता है हमारे पास में रोटर से। जो सपोर्ट के जो इसके पास में एनोड सपोर्ट से जो ये कनेक्टेड होता है वो हमारा स्टेबल वाला पार्ट होता है, क्योंकि एनोड सपोर्ट वाला जो पार्ट होता है वो होता है हमारा स्टेबल पार्ट, है ना। उसके बाद में हमने ऊपर पे बात करी कि हमारा जो रोटर वाला पार्ट है वो एज अ मोटर फंक्शन करता है, वो सर्कल में घूमेगा, ऑब्वियसली मूव करेगा। तो उस दूसरा वाला पार्ट हमारा जो बेरिंग का होता है वो बेरिंग का कनेक्टेड होता है हमारे किससे? हमारे इससे रोटर से। तो रोटर हमारा जो है वो राउंड एंड शेप में सर्कल मोशन में जो है फंक्शन करता है। तो इसी तरीके से हमारा जो बेरिंग है, बेरिंग भी हमारा सर्कल मोशन में मूव करता है। तो बेरिंग की अगर हम बात करें, बेरिंग बना होता है हमारा किससे? हार्ड स्टील से। किससे बना होता है? एक हार्ड मटेरियल हमारे पास में यहाँ होता है, और हार्ड मटेरियल से हमारा क्या बना होता है? हार्ड स्टील से हमारा क्या बना होता है? बेरिंग बना होता है। दूसरी चीज़, इसकी जो बॉल्स होती है, इस बॉल के ऊपर पे बॉल की जो कवरिंग होती है, बॉल की कवरिंग किससे हो रखी होती है? जो बॉल हमारी कवर्ड रहती है, किससे कवर्ड रहती है? तो इसके अंदर पे हम कवर करने के लिए यूज़ करते हैं सिल्वर को या फिर पैलेडियम को ना। पीडी हम यहाँ पे इस तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम सिल्वर को यूज़ करते हैं और या हम पैलेडियम को। और यहाँ पे लुब्रिकेशन के लिए हम कोई ऑयल या ग्रीस को यूज़ नहीं करते हैं। लुब्रिकेशन के लिए हम यहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? लुब्रिकेशन के लिए भी हम यहाँ पे सिल्वर की लेयर ही यूज़ करते हैं, या फिर पैलेडियम की लेयर ही हम यहाँ पे यूज़ करते हैं। एक्चुअली अगर हम यहाँ ऑयल यूज़ करेंगे या कुछ भी करेंगे तो वो हमारी ट्यूब के अंदर पे मॉइस्चर्स को ला सकता है। और आप सबको पता है कोई भी फ्री रेडिकल्स, फ्री पार्टिकल्स हमारे यहाँ पे ट्यूब के अंदर पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर पे हमें वैक्यूम चाहिए होता है,
ठीक है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम हमारी ट्यूब के अंदर जो बेरिंग लगे होते हैं, बेरिंग के अंदर पे लुब्रिकेशन के लिए हमें कोई चीज़ यूज़ करनी है तो हम सिल्वर लेयर को या फिर पैलेडियम की लेयर को यहाँ पे यूज़ में लाते हैं। तो बेरिंग का फंक्शन ये होता है कि एक पार्ट इसका जो कनेक्टेड होता है वो हमारे एनोड सपोर्ट की तरफ कनेक्टेड होता है और दूसरा पार्ट इसका रोटर के साथ में कनेक्टेड होता है। एक पार्ट स्टेबल होगा और दूसरा पार्ट उस पर मूव करता रहेगा। और हमारा जो रोटर होता है, रोटर जो बेरिंग के साथ में मूव करता रहता है, वो रोटर वाला पार्ट हमारा कनेक्टेड होता है हमारे किसके साथ में, एनोड स्टेम के साथ में। किसके साथ में, एनोड स्टेम के साथ में। तो एनोड स्टेम पे हम बात करेंगे कि एनोड स्टेम क्या होता है और किस तरीके से एनोड स्टेम का फंक्शन है और इसका क्या काम होता है, किस तरीके से ये वर्क करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट होता है हमारे पास में एनोड स्टेम। एनोड स्टेम जो है, एक साइड वो कनेक्टेड होता है रोटर के साथ में और एक साइड वो कनेक्टेड होता है टारगेट के साथ में। ये बीच वाला पार्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, दैट इज एनोड स्टेम। और ये जो एनोड स्टेम होता है, इसका फंक्शन ये होता है कि ये एक हमारे रोटर को कनेक्ट करके रखता है हमारे टारगेट के साथ में। एक्चुअली हम ये जो रोटर होता है, रोटर हमारे स्टेम को घुमाता है और स्टेम हमारा घुमाता है टारगेट को। क्योंकि आप सबको पता है, अभी हमने सबसे पहले जो इसके फंक्शन पे बात करी थी, इसके एडवांटेज पे बात करी थी, हमने ये करी थी कि हमारे पास में टारगेट क्या करता रहता है, मूव करता रहता है। इसीलिए हमने इसका नाम रखा है, ट्यूब का नाम, ये हमारी रोटेटरी ट्यूब है ना। तो यहाँ पे स्टेम जो होता है हमारा, स्टेम हमारा बना होता है हमारा किसका, मोलिब्डेनम का। किसका बना होता है, मोलिब्डेनम का। मोलिब्डेनम का हम इसको क्यों बनाते हैं, सबसे पहली बात हमारे पास में ये आती है कि हम इसको मोलिब्डेनम का क्यों बनाते हैं। सबसे पहली चीज़, ये जो हमारा मोलिब्डेनम होता है, इसके अंदर पे गुड कंडक्टिविटी होती है, उसी तरीके से जैसे टंगस्टन के अंदर पे होती है। गुड कंडक्टिविटी होती है किसकी, हीट एब्जॉर्ब करने की। किसकी, हीट एब्जॉर्ब करने की। ठीक है ना, ये हीट को बहुत अच्छे से क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है ना। तो हम इसी तरीके से हम बात करते हैं कि हमारे पास में जब हीट एब्जॉर्ब हो गई, बट ये हमारे पास में हीट को अपने यहाँ से बहुत जल्दी नहीं, क्या नहीं करता, डिसिपेट नहीं करता। क्या नहीं करता, डिसिपेट नहीं करता है, रोक के रखता है। जो स्टेम होता है हमारा, क्योंकि आप सबको पता है कि हम इसको मोलिब्डेनम का सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि हमारे पास बनाने को हम इसको टंगस्टन का बना सकते हैं, कॉपर का बना सकते हैं, बट मोलिब्डेनम का यहाँ पे ये फंक्शन है कि मोलिब्डेनम का हम इसके लिए बनाते हैं कि हीट को एब्जॉर्ब अच्छा करता है, बट पीछे पे हीट को जल्दी से नहीं डालने देगा और बहुत देर तक रोक के क्या रखेगा, रोक के रखेगा। मतलब कि रोक के रखने का मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि ये पूरा रोटर को एकदम से हीट नहीं दे देगा। क्योंकि अगर हमने हीट रोटर को दे दी तो हमारे पास में क्या होगा, वो बेरिंग में हीट जाएगी। अब बेरिंग में हीट जाएगी तो ऑब्वियसली बेरिंग वहाँ पे अपना क्या करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता अपना फंक्शन करना कम कर देंगे, जिसकी वजह से हमारे पास में क्या होगा कि बेरिंग आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होने स्टार्ट हो जाएंगे और वो सर्कल मोशन में जो घूम रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता वो डैमेज होंगे। तो वो क्या होंगे, अपनी स्पीड को कम कर देंगे। जो स्पीड हम चाहते हैं वो स्पीड हमें कंटिन्यूस वहाँ पे नहीं मिलेगी। इसी वजह से हम यहाँ पे जो है मोलिब्डेनम को यूज़ करते हैं। तो मोलिब्डेनम एक गुड कंडक्टर तो है हीट को एब्जॉर्ब करने का, बट ये हीट को पीछे पे एकदम से डिसिपेट नहीं करता है और रोक के रखता है, एब्जॉर्ब करता है, बट पीछे पे ये नहीं भेजेगा। तो जिसकी वजह से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमारे पीछे पे जो कंपोनेंट्स लगे हैं वो कंपोनेंट्स हमारे डैमेज नहीं होंगे। ठीक है। कंपोनेंट इसके अंदर पे होता है टारगेट। अगर हम टारगेट की बात करें तो टारगेट डायरेक्टली कनेक्टेड होता है हमारे एनोड स्टेम के साथ में और एनोड स्टेम ही इस टारगेट को घुमाता है। और हमारा जो टारगेट होता है ये पूरा टारगेट होता है। बस इसके अंदर पे जो ये वाला पार्ट हमारा होता है, ये कुछ यहाँ पे इस जगह पे जो कुछ एंगल में यहाँ पे होता है, उस एंगल की हम बाद में बात करेंगे, बट यहाँ पे हम बात करें तो 17 to 20 डिग्री एंगल इसके अंदर पे होता है। ये एंगल हमारा पार्ट, इस पार्ट को हम कहते हैं फोकल स्पॉट। ठीक है ना। तो फोकल स्पॉट पे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, इसके पूरे ऊपर पे हम पूरी एक वीडियो बनाएंगे। बट यहाँ पे अगर हम बात करें टारगेट की तो ये पूरा पार्ट हमारा कहलाता है टारगेट का पार्ट। अब ये टारगेट का पार्ट जो हमारे पास में होता है ये कुछ इस तरीके से भी बना होता है कि 3 पार्ट में ये डिवाइडेड होता है, 3 लेयर होती है इसके अंदर पे। सबसे पहली लेयर की अगर हम बात करें तो उसके अंदर पे लगा होता है टंगस्टन। क्या लगा होता है, टंगस्टन लगा होता है।
आप समझे, हमने पिछली वीडियो पे स्टेशनरी वीडियो में भी हमने बात करी कि इसका एक हाई एटॉमिक नंबर होता है 74, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है ना। तो मेल्टिंग पॉइंट को हम कुछ इस तरीके से डिनोट कर देते हैं 3377 डिग्री सेल्सियस। और हम इसके बारे में पूरी बात कर चुके हैं, तो आप पूरी पिछली वीडियो में इसमें जाके देख सकते हैं कि टंगस्टन किस लिए फ़ायदेमंद होता है। और टंगस्टन के साथ में हम यहाँ पे मिलाते हैं रेनियम को भी, है ना। तो रेनियम का भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, जो कि इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और इसकी अच्छी कंडक्टिविटी होती है हीट को एब्जॉर्ब करने की अच्छी कंडक्टिविटी इसके अंदर पे होती है। तो इस वजह से हम इसको टंगस्टन को यहाँ पे यूज़ करते हैं। दूसरी लेयर इसके अंदर पे लगी होती है मॉलिब्डिनम की। किसकी लगी होती है? मॉलिब्डिनम की लगी होती है। अब मॉलिब्डिनम के इसके पीछे पे हम क्यों लगाते हैं? एक्चुअली हमारे पास में क्या होता है, जो ये 99% हीट प्रोड्यूस होती है और 1% एक्सरे प्रोड्यूस होती है। तो इस 99 हीट प्रोड्यूस होने के बाद ये एकदम से हमारी जो डिस्क लगी होगी ये टंगस्टन की, इसी पे सारा फोर्स ना पड़े, ये हम क्या करता है, उसको पीछे पे डिसिपेट कर देता है। और वहाँ पे पीछे पे अच्छा एक कंडक्टर लगा हुआ है जो हीट को अच्छे से डिसिपेट कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, वो होता है मॉलिब्डिनम। तो मॉलिब्डिनम इसके अंदर पे लगा है जिससे ये क्या करेगा, हीट को डिसिपेट कर लेगा और एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है। उसके बाद में इसके पीछे पे एक और पार्ट लगा होता है कुछ इस तरीके से, और ये लगा होता है हमारा कौन सा, ग्रेफाइट का पार्ट। कौन सा लगा होता है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट हम यहाँ पे क्यों यूज़ करें? सबसे पहली चीज़ कि बहुत सारी मशीनों के अंदर पे सिर्फ टंगस्टन और मॉलिब्डिनम ही लगा होता है, ग्रेफाइट को बहुत कम जगहों पे लगा होता है, लेकिन लगा होता है। अगर ये लगा होगा, इसका ये एडवांटेज होगा, सबसे पहली चीज़ तो ये हमारा क्या होता है, बहुत हल्का होता है। और हल्का होने की वजह से इसमें क्या फ़ायदा होगा कि जब हमारी ट्यूब रोटेट घूम रही होगी, तो ये अगर हम मॉलिब्डिनम को टंगस्टन को खाली लगाएंगे तो हमारी थोड़ी हैवी रहेगी। क्या रहेगी? जो टारगेट वाला पार्ट होगा ये थोड़ा हैवी होगा। लेकिन ग्रेफाइट को अगर हम लगा देते हैं तो ग्रेफाइट हल्का हो जाता है, और हल्का होने से आप सबको पता है जब कोई चीज़ हल्की होगी तो अच्छे से घूमेगी, है ना। तो इसी वजह से यहाँ पे क्या करते हैं, हम ग्रेफाइट को लगा देते हैं। और ग्रेफाइट भी बहुत अच्छी हीट को क्या कर लेता है, हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसलिए यहाँ पे हम बड़ी डिस्क इनकी टंगस्टन की और मॉलिब्डिनम की ना लगा के हम यहाँ पे ग्रेफाइट को भी यूज़ कर लेते हैं। और ग्रेफाइट भी हमारा क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है किसको, हीट को। तो हीट भी यहाँ पे बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेता है हमारा ग्रेफाइट। और ये तीनों लेयर अपना अपना फंक्शन करती है। टंगस्टन का तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि इसका एटॉमिक नंबर इतना ज़्यादा होता है जिसकी वजह से इंट्रैक्शन प्रोसेस ज़्यादा होगा, मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा जिसकी वजह से जल्दी मेल्ट नहीं होगा, है ना। और उसके बाद में हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो ग्रेफाइट होगा, ग्रेफाइट का भी ये फंक्शन है। अब हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो एक्सरे ट्यूब होती है, वो एक्सरे ट्यूब कितना एक टाइम में कितने एक मिनट में कितने चक्कर लगाती है। तो हमारे पास में हम बात करते हैं कि हमारे पास में एक हमने क्वांटिटी दी गई है कि 900 to 1300 RPM ये सर्कल यहाँ पे लेती है। मतलब 900 से 1300 राउंड पर मीटर ये यहाँ पे क्या लेती है, चक्कर लेती है, सर्कल मूवमेंट में यहाँ पे घूमती है। तो ये हमारा पूरा फंक्शन होता है। हमारे एक्सरे ट्यूब का कौन कौन सा कंपोनेंट्स का क्या काम है, किस तरीके से करते हैं, इसका पूरा फंक्शन हम तब पढ़ेंगे जब हम ये किस तरीके से कितनी वोल्टेज पे कितना चक्कर लगाती है, कैसे लगाती है, क्या होता है, हम पहले इसके बारे में पढ़ेंगे, हाई वोल्टेज एंड लो वोल्टेज। तो उस वीडियो में हम इसको अच्छे से डिस्क्राइब कर देंगे। हम यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे थे कि हमारे एनोड और क्या बोलते हैं उसे, एनोड में जो स्टेशनरी ट्यूब है, उस स्टेशनरी ट्यूब के अंदर पे और रोटेटरी ट्यूब के अंदर पे क्या क्या डिफरेंस है और क्या क्या चीज़ें इसके अंदर पे अलग अलग होती है। तो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल।